ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि पुसाइन जज क्या होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट में क्या होता है, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ प्लस अदर जजेस। ठीक है, अदर जजेस। अब अदर जजेस में क्या होता है, अदर जजेस में आपके टेम्परेरी जजेस भी आते हैं, है ना, जो कुछ टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और बाकी के जजेस भी उसी में आते हैं, बाकी के यानी कि जो परमानेंट जजेस होते हैं। समझ गए, क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, आई होप क्लियर होगी, है ना। तो देखिए रिटायर्ड जजेस, टेम्परेरी जजेस, चीफ जस्टिस और अ जज अदर देन चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को तो चीफ जस्टिस ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है पुसाइन जज, इसको इन्हें ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, अ जज अदर देन चीफ जस्टिस। ठीक है, कोई भी जज जो चीफ जस्टिस के अलावा होगा उसके उनके लिए, ठीक है, उन जज के लिए, उन जस्टिस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रावायरस मीन्स, इंट्रावायरस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रावायरस, देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका अल्ट्रा वायरस, ठीक, और दूसरा होता है आपका इंट्रावायरस जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस दो टर्म होते हैं। इंट्रावायरस का मतलब क्या होता है और अल्ट्रावायरस का मतलब क्या होता है, ये चीज हमें पता करनी है। ठीक है, तो अल्ट्रावायरस, देखिए जब हमने दो रिट्स पढ़ी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी रिट्स हमने पढ़ी थी, सर्शियोरारी, ठीक है, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन। ठीक, ये दो रिट्स हमने पढ़ी थी, इसके साथ हमने तीन रिट्स और पढ़ी थी। वो तीन कौन सी रिट्स थी, वो थी आपकी हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और को वारंटो। लेकिन जब ये हमने दो रिट्स पढ़ी थी तो इनने हमने जब रीजन पढ़े थे कि ये रिट्स क्यों इश्यू होती है, तो वो दो रीजन थे, चार रीजन थे वहां पे बेसिकली, पर उनमें दो ये थे, इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस। ठीक है, तो जब कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग इंट्रावायरस होती है, अल्ट्रावायरस होती है, तो अल्ट्रावायरस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, अल्ट्रावायरस का मतलब हमने पढ़ा था बियॉन्ड द पावर, ठीक है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कोर्ट, है ना। और इंट्रावायरस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, इंट्रावायरस का मतलब हमने पढ़ा था विद इन द पावर, ठीक है, विद इन द पावर। ठीक है, समझ गए इस बात को हम। तो होता क्या है कि अल्ट्रावायरस और इंट्रावायरस का मतलब होता है जब कोई कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा बढ़ के पावर यूज करता है तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायरस। ठीक है, जरा चारों एक बार हम ये पढ़ेंगे, फिर जरा चारों जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, जो इसके चारों ऑप्शन है उन्हें पढ़िए। चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि विद इन द पावर्स, आउटसाइड द पावर्स, विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स और रेगुलर। ठीक है, चार चीजें दी हुई हैं। ठीक है, सारी चीजें किस चीज से डील कर रही हैं, दो पावर से डील कर रहे हैं, एक स्कोप से डील कर रहे हैं और एक रेगुलर से, एक कह रहे हैं कि रेगुलर जैसा चलता है वैसा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस में क्या होता है, पावर कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो रेगुलर वाला हमारा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, जिसमें पहला बोल रहा है कि विद इन द पावर्स ऑफ द कोर्ट और दूसरा बोल रहा है आउटसाइड द पावर्स, और तीसरा क्या बोल रहा है, विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए तो अब हम समझते हैं कि इसका बेसिकली मतलब है क्या। ठीक, चलिए तो विद इन दी पावर और आउटसाइड दी पावर में जहां तक है हमारी लड़ाई यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं सही आंसर हूं, मैं सही आंसर हूं। तो आप जरा एक बार सोचिए और बताइए कि कौन सा सही आंसर है, जल्दी से बताइए। वैसे मैंने आंसर आपको बता दिया हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें इतना सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद इन द पावर। तो विद इन द पावर मतलब पावर के अंदर, ठीक है, पावर से कम, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कोर्ट इंट्रावायरस होता है अपनी प्रोसीडिंग में, मतलब कि जितनी पावर उसे यूज दी गई है उससे भी कम पावर वो यूज वहां पे कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे हमें, ठीक है, आई होप आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है ना, हाँ। चलिए तो 19 है क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि x द सर्वेंट ऑफ y, x क्या है, y, x क्या है, y का सर्वेंट है। ठीक है,
टेक्स अ 100 रुपी नोट फ्रॉम वाइस पॉकेट एंड हाइड्स इट अंडर द कारपेट इन द हाउस ऑफ वाई। क्या करता है एक्स 100 रुपए का नोट वाई की पॉकेट से निकालता है और उसे छुपा देता है कहाँ पे, वाई के ही घर में कारपेट के नीचे। एक्स बोलता है जेड से, जो कि दूसरा सर्वेंट है वाई का, ठीक है, वाई का दूसरा सर्वेंट कौन है, जेड है, उसे एक्स बोलता है about the currency note, ठीक है, and both agree to share the money when the currency note is taken by X from the hiding place। और दोनों किस बात पे आते हैं, दोनों की बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई जब भी X वो नोट वहां से निकाल करके बाहर ले आएगा तब हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, उसे 50-50 रुपए बांट लेंगे, ठीक है। बिफोर X could recover the note, इससे पहले कि X उस नोट को रिकवर कर पाता, it was found by Y, ठीक है, वाई ने उसे ढूंढ लिया, ठीक है, इससे पहले कि एक्स को वो नोट मिलता वाई ने उसे ढूंढ लिया। डिसाइड इफ एन ऑफेंस वाज कमिटेड एंड इफ सो हु कमिटेड द ऑफेंस। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पे, ठीक है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, ठीक है। तो एक बार फैक्ट्स फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक आदमी है वाई, ठीक, उसके दो सर्वेंट है एक्स और जेड। एक्स क्या करता है, एक 100 रुपए का नोट वाई की पॉकेट से निकालता है और घर में ही क्या करता है, कारपेट के नीचे यहाँ कहीं छुपा देता है, ठीक है। अब एक्स जाकर के जेड को बोलता है कि भाई मैंने वाई की पॉकेट में से 100 रुपए निकाल लिए, ठीक। तो जेड बोलता है ठीक है, जिस भी दिन तुम बाहर लेके आओगे हम उसे क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अब इससे पहले कि एक्स उस नोट को बाहर लेकर के आता, ठीक है, उस घर से, क्या हो जाता है जल्दी बताइए, एक्स उस नोट को वापस लेकर के आता, उससे पहले भाई यहाँ पे वो नोट वाई को मिल जाता है। अब वो नोट वाई को मिल गया है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो तो वाई का नोट था, वाई के पास वापस चला गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो क्या ऑफेंस कमिट हुआ है और किसने कमिट किया है, ठीक है, ठीक, ये चीज हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार आप चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये कह रहा है ए कि नो ऑफेंस वाज कमिटेड, बी कह रहा है ओनली एक्स कमिटेड द ऑफेंस, सी कह रहा है बोथ एक्स एंड जेड कमिटेड द ऑफेंस, और डी कह रहा है ओनली जेड कमिटेड द ऑफेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑफेंस किसने कमिट किया, यहाँ पे चोरी किसने करी, एक्स ने, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, थेफ्ट हुआ, किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, ठीक है। एक्स ने थेफ्ट कमिट किया, थेफ्ट कमिट कर करके वो उसने पैसा छुपा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जेड जो है, ठीक, जेड ऑफेंस कब कमिट करता, जेड ऑफेंस जब कमिट करता जब वो 100 रुपए का नोट बाहर आ जाता और वो इक्वली आपस में दोनों शेयर कर लेते, तब किसकी तरफ से भी ऑफेंस कमिट हो जाता, तब जेड की तरफ से। जब तक जेड उससे बातें कर रहा है कि हाँ अपन बांट लेंगे पैसा ये वो, तो वो उसकी प्रिपरेशन है ऑफेंस कमिट करने की, और वो क्या है, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है, वो पनिशेबल नहीं होती है। तो ऑफेंस तो कमिट हुआ है, ये बात पक्की है, ठीक है, ये बात क्लियर है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो ऑप्शन ए जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं है, बात खत्म। ओनली एक्स कमिटेड द ऑफेंस, ओनली जेड कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है, दो ऑप्शन ये हैं और एक बोल रहा है दोनों ने कमिट किया है। तो यहाँ पे ये बात भी पक्की है कि दोनों ने कमिट नहीं किया, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही ऑफेंस कमिट हुआ है। तो बोथ एक्स एंड वाई वाला भी ऑफेंस जो है आपका वो एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ओनली एक्स एंड ओनली जेड। अब हमें देखना है कि किसने ऑफेंस कमिट किया है। तो देखिए क्या होता है कि ओनली एक्स और ओनली जेड दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने क्या बात करी कि भाई एक्स ने तो चोरी कर ली है, लेकिन जेड कब होगा, जेड जब आएगा भाई जब वो चोरी का पैसा जो, ठीक है, स्टील की हुई प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले लेगा, तब वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा, ठीक है, वो भी नोइंगली। तो जेड ने भी कोई ऑफेंस अभी तक कमिट नहीं किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि क्या कह रहा है कि ओनली एक्स हैज कमिटेड दी ऑफेंस। ठीक, कौन सा ऑफेंस पूछा गया है, कौन सा ऑफेंस तो हमसे पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाता तो हम क्या कह देते, हम कह देते थेफ्ट का ऑफेंस उसने कमिट किया है। ठीक, समझ गया बात को हम यहाँ पे, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मूट्स इन लॉ स्कूल आर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मूट, ठीक है, मूट। अब मूट से आप नहीं समझेंगे, हम बात करते हैं पूरा नाम लिख के।
पूरा नाम इसका क्या होता है? मूट कोर्ट कंपटीशन। क्या होता है इसका पूरा नाम? मूट कोर्ट कंपटीशन। ठीक है, मूट कोर्ट कंपटीशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, लॉ स्कूल में मूट कराए जाते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्या होती है? एक प्रॉब्लम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूट प्रॉब्लम। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? मूट प्रॉब्लम कहते हैं। मूट प्रॉब्लम के दो साइड होते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स बच्चों को दी जाती हैं। ठीक है, मूट प्रॉब्लम के कितने साइड होते हैं? मूट प्रॉब्लम के दो साइड होते हैं और दोनों वो बच्चों को दी जाती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक आपकी पेटिशनर साइड हो जाती है ना, और दूसरी हो जाती है रिस्पोंडेंट। ठीक है, समझ गए बात? ये दोनों अपने अपने पॉइंट्स को किसके सामने रखते हैं? एक जज के सामने रखते हैं। ये लोग दोनों अपने अपने पॉइंट्स को किसके सामने रखते हैं? एक जज के सामने रखते हैं। ये बात ठीक है। फिर वो जज उन्हें उस चीज पे पॉइंट्स देता है, ठीक है ना? पॉइंट्स आप जजमेंट के तौर पे ले लीजिए। ठीक है, जजमेंट जो जज का है वो किस तरीके से आ रहा है? पॉइंट के तरीके से आ रहा है। वो पॉइंट, वो जजमेंट जो जज उन्हें देता है, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट पाता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो उस कंपटीशन को जीत जाता है। वो हो जाता है आपका विनर विनर चिकन डिनर। पबजी खेलते हैं आप लोग? खेलते ही होंगे। आजकल कौन पबजी नहीं खेलता? ठीक है, आजकल तो कोई नहीं खेलता, बैन हो गया, पर पहले खेलते थे। ठीक है, अभी भी कुछ लोग खेलते हैं, पता नहीं कहाँ से उनके पास वो ऐप आ रही है। चलिए वो सब बातें हमें नहीं करनी है, हमें गेम नहीं खेलना है, हमें तो क्रैक करना है क्रेडिट का एग्जाम। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, तो ये होता है बेसिकली मूट। ठीक है, एक कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है, उसे आप नकली कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एक कोर्ट सेटअप किया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, केस दी जाती है, दोनों साइड होते हैं। अगर क्रिमिनल की मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें एविडेंस भी होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, विटनेस भी होते हैं, सब चीज़ें होती है। मैं अभी अपने लॉ स्कूल में जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं क्रिमिनल मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसमें मैं विटनेस बना था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, उसमें मैं पुलिस ऑफिसर मुझे बनाया गया था और मुझे जो दूसरा एक वकील की जो एक साइड थी, उन्होंने मुझे बहुत मतलब करप्ट तक बोल दिया था, तो बड़ा भयानक सा हो गया था उस टाइम पे। तो ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस सब अच्छे रहते हैं। तो ये होता है मूट का मतलब। ठीक है, तो मूट का ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सरसाइज ऑफ लॉ टीचिंग, बी बोल रहा है लीगल प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी केसेस आर्ग्यूड बाय टू ऑपोजिंग स्टूडेंट्स बिफोर अ बेंच प्रिटेंडिंग टू बी अ रियल कोर्ट, सी बोल रहा है इमेजिनरी क्लासरूम वेयर अ स्टूडेंट एक्ट एज अ टीचर, कि भाई एक इमेजिनरी क्लासरूम होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर की तरह एक्ट करता है, और डी बोल रहा है एक डिबेट होती है किस पे? लीगल प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो अभी हमने मूट का मतलब समझ लिया, मूट क्या होता है। अब जब हम अपने चारों ऑप्शन देखते हैं तो ये लॉ टीचिंग की एक्सरसाइज तो होती नहीं है, एक ये इमेजिनरी क्लासरूम भी नहीं होता है, ये डिबेट भी नहीं होती है, ये क्या होती है? ये लीगल प्रॉब्लम होती है। किस फॉर्म में? इमेजिनरी केस के फॉर्म में दो अपोजिंग स्टूडेंट्स उसे आर्ग्यू करते हैं, किसके बिफोर? एक बेंच के बिफोर। क्या प्रिटेंड करते हुए? एक रियल कोर्ट प्रिटेंड करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मूट कोर्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, ये हम समझ गए। ठीक है, ऐसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मूट कोर्ट कंपटीशन क्या होता है, पर अगर खुदा ना खास्ता पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगर पूछ लिया जाती है ये चीज तो हमें ये चीज याद रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इज, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस किसे मिलता है? ठीक है, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है हिंदूज तक? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है मुस्लिम्स तक? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है क्रिश्चियंस तक? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है हिंदूज और क्रिश्चियंस तक? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है हिंदूज और मुस्लिम्स तक? क्या ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, न्यूट्रल है? किस तरीके से होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हमें पता करना है। ठीक है, कौन होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमें देखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे यही पूछ रहा है कि भाई चलिए देखिए, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए, पूछा भी जा सकता है कोई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस किस पर्टिकुलर रिलीजन तक न्यूट्रल है, आई मीन रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर वो एक न्यूट्रल कंसेप्ट है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं कि भाई शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, तो देखिए शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब का जो आपका शेड्यूल ट्राइब जो है आपकी एसटी जिसे हम बोलते हैं, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पे ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। ये हिंदूज भी हो सकते हैं, ये क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, ये मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन जब हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, दूसरा बोल रहा है रिलीजियसली न्यूट्रल, तीसरा बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, और चौथा बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये एक न्यूट्रल चीज है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि क्या बोल रहा है कि हाँ भाई रिलीजियसली न्यूट्रल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टिल 2009। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये क्लैट 2010 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए पूछा गया है कि भाई ये 2009 तक कौन सी इनमें से जो जज हैं, जस्टिस हैं, वो एक वुमेन जज नहीं थी, किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक। अब अगर क्लैट 2021, ठीक है, में आपसे पूछा जाएगा तो शायद आपसे 2020 तक का पूछा जाए, है ना, या फिर 2021 तक का भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से वुमेन जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये सारी जनरल नॉलेज की चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से नए जज अपॉइंट किए गए, लेटेस्ट में कौन से जज रिटायर हुए, ठीक है, लास्ट सीजीआई कौन से थे, आगे आने वाले सीजीआई कौन से हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमेशा क्या आपके लीगल जीके के भी पार्ट बनते हैं और लीगल एप्टीट्यूड का भी पार्ट बनते हैं। तो क्लैट के अगर रेफरेंस में हम देखेंगे तो लीगल जीके में आ सकता है, और दूसरे लॉ एग्जाम्स के रेफरेंस में हम देखेंगे तो लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 नाम हमें यहाँ पे दे रखे हैं, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूमा पाल और जस्टिस फातिमा बीवी, ठीक है। इन चारों में से ये पूछना है कि भाई ऐसी कौन सी वुमेन जज है जो कि 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हुई थी, ठीक है, जो कि 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं हुई थी। तो देखिए जो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा है ना, ये 2010 में अपॉइंट हुई थी। कब हुई थी? 2010 में अपॉइंट हुई थी। तो अगर वो 2010 में अपॉइंट हुई थी तो ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि वो 2009 में अपॉइंट नहीं हुई थी। तो अगर वो 2009 तक अपॉइंट नहीं हुई थी, 2010 में हुई थी, तो यही हमारा क्वेश्चन है और यही उसका आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा आंसर है। और वो इसलिए हमारा आंसर है क्योंकि जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जो है वो मार्च 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुई थी, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात हो गई, अभी तक वो रिटायर भी हो गई होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान किस चीज पे देना है कि 2020 तक कौन कौन सी वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में थी, ठीक है, ठीक है। और 2021 में कौन कौन अपॉइंट हुई हैं, अभी हमारे प्रेजेंट सीजीआई कौन से हैं, फॉर्मर कौन से थे, और आगे आने वाले फ्यूचर में कौन हमारे सीजीआई होंगे, ठीक है। ये पहले से ही डिसाइड रहता है कौन किसके अगला सीजीआई कौन बनने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटल। किसका मीनिंग पूछ रहा है? चैटल का मीनिंग पूछ रहा है, ठीक। तो जब लीगल टर्म्स में देखिए, जब लीगल टर्म्स हम पढ़ेंगे तो लीगल टर्म्स में हम देखेंगे कि चैटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। लीगल टर्म्स ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये इंग्लिश, ये भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंग्लिश में भी बनते हैं, ठीक, लीगल के सेक्शन में भी बनते हैं, और किस सेक्शन में बनेंगे? और किसी सेक्शन में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये लीगल वोकेबुलरी है। क्या है ये? लीगल वोकेबुलरी है।
तो लीगल वोकेबलरी आपसे लीगल में पूछी जा सकती है, और वोकेब है तो इंग्लिश में तो एनी टाइम दे कैन आस्क यू अबाउट द वोकेब सेक्शन। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन बोल रहे हैं प्रॉपर्टी, एक ऑप्शन बोल रहा है कैटल। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी कि चैटल का मतलब क्या होता है, किसी तरीके की प्रॉपर्टी होती है ना। समझ गए इस बात को, चैटल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब ऑप्शन ये बोल रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि चैटल का मतलब क्या होता है, चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर है कंसेप्ट, है ना। तो चैटल का मतलब क्या होता है, चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिविल सूट द पर्सन हु फाइल्स सूट एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम द सूट इज फाइल्ड आर कॉल्ड। ये बात वही आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखी थी कि भाई सिविल सूट में, ठीक है, अब जैसे क्रिमिनल की बात करते हैं जब हम, ठीक है, क्रिमिनल में हमने क्या देखा था कि क्रिमिनल में एक होता है आपका अक्यूज्ड, ठीक है, और दूसरा कौन सा साइड होता है, डिफेंडेंट, है ना। नहीं, अक्यूज्ड ही डिफेंडेंट हो गया ना। एक होता है आपका अक्यूज्ड और दूसरा होता है प्रोसिक्यूशन, है ना। प्रोसिक्यूशन साइड होता है दूसरा। चलिए तो इतना तो हम 100% श्योर होके कह सकते हैं कि जो अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, ये सिविल सूट में नहीं होते। ये किस में होते हैं, ये क्रिमिनल सूट में होते हैं। तो अगर ये क्रिमिनल सूट में होते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन ए है ये एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अक्यूजर और डिफेंडेंट। तो अक्यूजर और डिफेंडेंट भी वही बात हो गई भाई, अक्यूज जो होता है वो क्रिमिनल लॉ में होता है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पास बच रहे हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और अपीलेंट और रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट कहाँ पे होते हैं, अपीलेंट और रिस्पोंडेंट उन केसेस में होते हैं जहां पे अपील की जाती है। क्या की जाती है, अपील की जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, चारों पांचों छह वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं एक बार उन्हें ढंग से पढ़ना और समझिए। ठीक है, जल्दी से पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिया आपने। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होते हैं ना, वो हमेशा कौन से सूट में होते हैं, वो हमेशा सिविल सूट में होते हैं। क्लियर है बात, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि जो प्लेंटिफ होता है, ठीक, और जो डिफेंडेंट होते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ होता है वन हु सफर्स अ लॉस। ठीक है, जो लॉस सफर करता है वो होता है प्लेंटिफ, और जो लॉस कॉज करता है वो होता है डिफेंडेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि इन अ क्रिमिनल केस एन अक्यूज्ड पर्सन हु इन कंसिडरेशन ऑफ हिज नॉन प्रोसिक्यूशन ऑफर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट अदर अक्यूज्ड इज कॉल्ड। तो बेसिकली देखिए क्या कह रहा है कि देखिए अगर ए और बी दोनों ने मिलकर क्राइम किया, ठीक है, अब बी जाकर के अगर कोर्ट में ये बोलता है कि कोर्ट में बोलता है कि जज भाई साहब मैं, बी जो है वो बोलता है कि अगेंस्ट ए, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, मैं एविडेंस दे दूंगा कि हाँ ए ने ही वो क्राइम किया था। ठीक है, और उसकी शर्त क्या है कि मेरा नॉन प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा नॉन प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। समझ गए आप बात को। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे प्रोसिक्यूट मत करो, मैं अपने अकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस मतलब क्या होता है, अकम्प्लिस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। तो वो बोल रहा है कि मेरे पार्टनर इन क्राइम के अगेंस्ट मैं विटनेस दे दूंगा, आप बस मेरे ऊपर केस मत चलाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि ये जो आदमी जा करके बी नाम का वहां पे कह रहा है कि भाई मैं ए के खिलाफ विटनेस देने के लिए तैयार हूं, बस मैंने जो ए के साथ मिलकर के क्राइम किया है आप उसके लिए मेरे को बाइज्जत बरी कर देना। उसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, पार्टनर इन क्राइम। मतलब कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं,
तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, अकम्प्लिस होंगे। अकम्प्लिस मतलब कि पार्टनर इन क्राइम होंगे, दोनों ने एक क्राइम पार्टनरशिप में किया है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक, ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा होता है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल विटनेस मतलब एक तरीके से देखेंगे ना आप तो झूठा विटनेस, ठीक है। झूठा विटनेस मतलब कि वो गवाही उसे ए की तरफ से देना चाहिए, वो बी की तरफ से दे रहा है, या उसे कुछ बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है। तो ये भी यहाँ हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा है अप्रूवर और चौथा है हॉस्टाइल अकम्प्लिस, ठीक है। हॉस्टाइल अकम्प्लिस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अकम्प्लिस फिर वही पार्टनर इन क्राइम वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रूवर, ठीक है। तो कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान के साथ क्राइम कमिट करता है और वो कोर्ट में जाकर के बोलता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि पुलिस वाला जाकर के कहता है कि भाई मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। तो अप्रूवर का मतलब ही क्या होता है, अप्रूवर का मतलब ही होता है सरकारी गवाह, ठीक। तो जब इंसान जा करके अपने ही पार्टनर के अगेंस्ट बोल देता है कि हाँ इसने और मैंने दोनों ने मिलकर चोरी की थी, मैं सारे एविडेंस दे रहा हूँ, चोरी किया हुआ सामान भी दे रहा हूँ, आप बस मुझे छोड़ दो, इसको जेल में डाल दो, तो उसे कहते हैं अप्रूवर, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अप्रूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज हमें पता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो किस चीज से कंसिस्ट करता है, उसमें वोट कौन कौन डालता है। तो जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, उसके बाद हमने उनकी इलेक्शन के बारे में भी चीजें पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन वोट डालता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट डालते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। कैसे होती है, एक सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होती है, ठीक है। एक सिंगल वोट एक आदमी को दिया जाता है और वो कैसा होता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना। और बैलेट में, वो सीक्रेट बैलेट में उसकी वोटिंग होती है, काय में होती है, सीक्रेट बैलेट में उसके वोट डाले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव को तो हम समझ गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता कैसे है, ठीक। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बी बोल रहा है ऑल द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सी बोल रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और डी बोल रहा है कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, की सारे मेंबर्स, सारे इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स किसके, दोनों हाउस के पार्लियामेंट के, और सारे ही मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी सारे मेंबर्स और पार्लियामेंट के दोनों हाउस के भी सारे मेंबर्स, ठीक। चलिए बी बोल रहा है ऑल द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये कह रहा है कि भाई सारे इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे मेंबर्स, ठीक। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सारे मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे, ठीक है, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और डी क्या कह रहा है कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउस पार्लियामेंट के और इलेक्टेड मेंबर्स ही ऑल दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात हुई है वो इलेक्टेड मेंबर्स की बात नहीं हुई है, ठीक है ना। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स की बात हुई है वो भी इलेक्टेड की बात नहीं हुई है। बी ऑप्शन में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सारे मेंबर्स जोड़ लिए गए हैं। सी ऑप्शन में पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स जोड़े गए हैं और लेजिस्लेटिव के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जोड़े गए हैं। और डी में पार्लियामेंट के भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं, ठीक है।
तो अब जब यहाँ पे हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन की जब वोटिंग होती है ना, तो पार्लियामेंट के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं और स्टेट और यूटीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं। तो दोनों ही जगह के इलेक्टेड मेंबर्स कौन से ऑप्शन में बताए गए हैं? ऑप्शन डी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर है बात? चलिए